मौर्य साम्राज्य परिचय। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और अंत 185 ईसा पूर्व। अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य है। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना। मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक राजनीतिक इकाई में जोड़ा। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक इकाई में जोड़ा। तो पहला पॉइंट 322, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, चौथा है बृहद्रथ और अंत कब हुआ 185 ईसा पूर्व में हुआ। फिर मौर्य काल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो मौर्य काल के बारे में जानकारी इन स्रोतों से मिलती है। पहला साहित्यिक स्रोत से, तो अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौन है? कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य बोल सकते हैं। इसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, जासूसी व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। तो प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और जासूसी व्यवस्था की जाती है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है मुद्रा राक्षस और इसके लेखक हैं विशाख दत्त। इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है। इसमें नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त के उदय का वर्णन है। तो ये क्या थे? चंद्रगुप्त के पतन, चंद्रगुप्त के उदय और नंद वंश के पतन के बारे में इन्होंने लिखा है विशाख दत्त ने, जिसको मुद्रा राक्षस लिखा है। इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा है और विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है। नंदवंश के अंत और मौर्य वंश का उदय लिखा हुआ है। इंडिका लेखक मेगास्थनीज। इंडिका लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थशास्त्र का वर्णन है। तो इंडिका में जो मेगास्थनीज है, इसके मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन है। इंडिका मेगास्थनीज, इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन है। अभिलेख कौन कौन से? सबसे अधिक जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की मूर्ति है और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु चाणक्य थे। ये मौर्य वंश को बहुत दूर तक फैला के रखे थे। देख रहे हैं मैप में, ये पाकिस्तान से भी आगे तक फैला हुआ था उस समय मौर्य वंश, बहुत दूरी तक। और मगध जो है इसका मुख्य भाग था। मगध जो है इसका मुख्य भाग था। अवंती, ये सब उसके मुख्य भाग थे। चंद्रगुप्त तो नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य कहे जाते हैं। यूनानी शासक सेलुकस सेलुकस नेक्टर को हराया। विवाह सेलुकस की बेटी से किया। सेलुकस की बेटी से क्या किया? विवाह किया। और दहेज क्षेत्र में मिले। दहेज में क्या मिला? हेरात, कंधार, काबुल। हेरात, कंधार और काबुल मिला। तो हेरात, कंधार और काबुल मिला। 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 मैप में देखते हैं होगा तो हेरात, कंधार और काबुल मिला। अभी तो नहीं मिल रहा है। हेरात, कंधार और काबुल मिला। हेरात, कंधार और काबुल मिला। सेलुकस की बेटी के साथ इन्होंने विवाह किया था। हेरात, कंधार, काबुल में मिला। सेलुकस ने अपना दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा है, मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा, तो उन्होंने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में। जीवन का अंत। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म अपनाया और श्रावण बेलगोला में संलेखना उपवास द्वारा मृत्यु से प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त ने कहाँ प्राण त्यागा? श्रवण बेलगोला संलेखना। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि जैन धर्म अपना लिया था इन्होंने। तो श्रवण बेलगोला संलेखना विधि के द्वारा श्रवण बेलगोला संलेखना विधि। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि। श्रवण बेलगोला संलेखना विधि।
अब बिंदुसार, बिंदुसार देखते हैं। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र है। बिंदुसार क्या है? चंद्रगुप्त का पुत्र है। इसे अमित्रघात भी कहा जाता है। इसे अमित्रघात कहा जाता है, यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला। चंद्रगुप्त का पुत्र है और इसे अमित्रघात कहा जाता है। इन्होंने भी मौर्य साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया था। मौर्य साम्राज्य को देखिए कितने दूर तक फैला दिया था, पूरा दक्षिण तक फैला दिया था। कुछ हिस्से बचे थे दक्षिण में, पर दक्षिण तक भी फैल चुका था। लास्ट में बहुत दूर तक इन्होंने फैलाया था साम्राज्य को। 283 BC। तो धर्म आजीविका संप्रदाय, इन्होंने आजीविका संप्रदाय अपनाया था। इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। संलेखन विधि के द्वारा श्रावण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। इन्होंने आजीविका संप्रदाय अपनाया था। यूनानी शासक एंटिकोटर ने अपना दूत डायमेकस भेजा, तो अपना दूत डायमेकस भेजा एंटियोचस। उसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो समुद्रगुप्त के समय, बिंदुसार के समय क्या हुआ? उसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के समय क्या हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसे दबाने के लिए पहले सुसीम फिर अशोक को भेजे हैं। तो उसे दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा था, फिर उसके बाद अशोक को भेजा था। किसने? बिंदुसार ने। किसने? बिंदुसार ने। अब देखते हैं इसमें क्या क्या याद रखना है। इसको अमित्रघात कहा जाता है, आजीविका संप्रदाय, डायमेकर और तक्षशिला में विद्रोह, सुसीम और अशोक। अमित्रघात, आजीविका संप्रदाय, डायमेकर, तक्षशिला में विद्रोह, सुसीम, अशोक। अमित्रघात, आजीविका संप्रदाय, एंटियोचस सेक्टर, डायमेकस, तक्षशिला विद्रोह, सुसीम, अशोक। अमित्रघात, आजीविका संप्रदाय, एंटियोचस सेक्टर, डायमेकस, तक्षशिला में विद्रोह और सुसीम और अशोक। अब देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट अशोक क्या है? बिंदुसार का पुत्र है। और ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर जो है राज्य को प्राप्त किया था। तो अपने 99 भाई को मारकर ही राज्य उनको प्राप्त हुआ था। बिंदुसार का पुत्र है अशोक सम्राट। और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त ने क्या अपनाया था? जैन धर्म। और बिंदुसार ने क्या अपनाया था? बिंदु आजीविका संप्रदाय। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ये क्या है? बिंदुसार के पुत्र है। गद्दी पर बैठने के लिए भाइयों से संघर्ष किया। कई स्रोतों के अनुसार 99 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की। कुछ इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। कलिंग युद्ध वर्ष 261 ईसा पूर्व में स्थान कलिंग, आज का ओडिशा। परिणाम भारी नरसंहार हुआ। अशोक बहुत दुखी हुए। उसने युद्ध नीति छोड़ दी, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा नरसंहार किया, बहुत क्रूर हो चुके थे उस समय। ये पहले क्या थे? बहुत क्रूर हो गए थे। इन्हें एकदम कठोर हो चुके थे, इनको किसी भी प्रकार की करुणा नहीं बची थी। लेकिन जब उड़ीसा में इन्होंने कलिंग युद्ध किया था, जो कि आज का उड़ीसा है, तो कलिंग युद्ध में इन्होंने जब देखा स्थिति जिस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था, तो देखी ना, तो इनके अंदर की करुणा जाग उठी। और उसी समय से इन्होंने अपना क्रूरता त्यागा और बौद्ध धर्म अपनाकर करुणा और क्षमा के रास्ता पर चल पड़े। तो इनके मन में करुणा आया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो 261 में कलिंग युद्ध किया। 261 में क्या किया? कलिंग युद्ध किया। 261 में कलिंग युद्ध किया। अशोक का धर्म, अशोक ने लोगों के नैतिक सुधार के लिए धर्म नीति अपनाई। तो अशोक ने क्या किया? धर्म नीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने को करुणा में पाया और बौद्ध धर्म अपनाया। तो उनका मानना था कि लोगों तक इसका प्रचार करना चाहिए, वो भी बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो, उनके नियम को फॉलो करें। तो उन्होंने क्या किया? धर्म नीति अपनाई। इन्होंने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। धर्म नीति मुख्य सिद्धांत अहिंसा, दया, सत्य, पवित्रता, बड़ों का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान। तो अहिंसा, दया, सत्य, पवित्रता, बड़ों का सम्मान और सभी धर्मों का सम्मान। धर्म का मतलब कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक जीवन जीने के नियम थे। जिस प्रकार से कठोरता से जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें करुणा और प्रेम का जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से धर्म का मतलब कोई नया धर्म नहीं था, नैतिक जीवन को सही तरीके से जीने का नियम था। अशोक के अभिलेख, अशोक ने पत्थरों और स्तंभों पर अपने आदेश लिखवाए। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो शिलालेख में, स्तंभ लेख में और गुहा लेख में महत्वपूर्ण तथ्य 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख,
पहली बार भारत में शिलालेख परंपरा शुरू हुई। तो पहली बार क्या हुआ, अशोक के समय ही जो है भारत में शिलालेख परंपरा शुरू हुई। 14 शिलालेख मिले और 7 स्तंभ लेख मिले हैं। सारनाथ स्तंभ 4 सिंह जो कि आज भारत का राष्ट्रीय सिंह है। तो सारनाथ में जो है, सारनाथ में 4 सिंह वाला था ना, सारनाथ में 4 सिंह वाला जो कि आज राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है, जो आज का क्या बन चुका है, राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन चुका है। मौर्यकालीन समाज, तो मेघस्थनीज के अनुसार समाज 7 वर्गों में बटा था। मौर्यकालीन में जो मेघस्थनीज थे चंद्रगुप्त के समय, दार्शनिक, किसान, पशुपालन, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। तो पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठवां निरीक्षक और सातवां मंत्री। अधिकांश लोग कृषि करते थे। तो मेघस्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा, दार्शनिक, किसान, पशुपालन, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, किसान, पशुपालन, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री। दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री कृषि करते थे। मौर्यकालीन में स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों को अपेक्षाकृत स्वतंत्रता थी, पुनर्विवाह की अनुमति थी, शिक्षा का अधिकार था और कुछ स्त्रियां गुप्तचर भी होती थी। तो उस समय स्त्रियों को बहुत कुछ प्राप्त था, मतलब उस समय स्त्रियों को शूद्र नहीं माना जाता था, उनको जो है अपेक्षाकृत स्वतंत्रता भी मिली थी, पुनर्विवाह की भी अनुमति थी, शिक्षा का भी अधिकार था और स्त्रियां तो गुप्तचर भी होती थी। तो स्त्रियां बहुत महत्व रखते थे उस समय भी, वो भी अपना काम कर सकती थी, मतलब कि गुप्तचर था या इस प्रकार से। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो मुख्य आधार क्या था, कृषि, पशुपालन और व्यापार। भूमिकर सामान्यतः उत्पादन का 1/6 भाग, सामान्यतः जो 1/6 भाग था वो टैक्स के रूप में दिया जाता था। सिंचाई, झीलों और नहरों का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन झील, तो उस समय सुदर्शन झील देखने को मिलता है। कौन सा, सुदर्शन झील देखने को मिलता है। उद्योग, तो वस्त्र उद्योग था, धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, जहाज निर्माण और औषधि। कौन कौन सा उद्योग, वस्त्र, धातु, चमड़ा, जहाज, औषधि। वस्त्र, धातु, चमड़ा, जहाज, औषधि। वस्त्र, धातु, चमड़ा, जहाज, औषधि। वस्त्र, धातु, चमड़ा, जहाज और औषधि। व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार होता था, व्यापारिक मार्ग स्थल और समुद्र दोनों से था। तो व्यापारिक मार्ग भी था और समुद्र से भी व्यापार होता था, भारत में विदेशी व्यापार होता था। हाथी दांत, मोती, कपड़ा, मसाले, किस चीज का निर्यात होता था, हाथी दांत का, यहाँ से हाथी दांत जाता था, हाथी दांत, मोती, कपड़ा, मसाले। हाथी दांत, मोती, कपड़ा और मसाले, हाथी दांत, मोती, कपड़ा और मसाले, हाथी दांत, मोती, कपड़ा और मसाले। आयात, हम क्या मंगाते थे, चीन से रेशम और पश्चिम एशिया से घोड़े। तो चीन से रेशम मंगाते थे और पश्चिम एशिया से घोड़े मंगाते थे। चीन से रेशम और पश्चिम एशिया से घोड़े मंगाते थे। चीन से रेशम और पश्चिम एशिया से घोड़े मंगाते थे। पश्चिम एशिया से घोड़े मंगाते थे। मौर्यकालीन कला, स्तंभ, गुफाएं, स्तूप, मूर्तिकला, राज प्रसाद। स्तंभ, गुफाएं, स्तूप, मूर्तिकला, राजप्रसाद। 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 स्तंभ हो गया, गुफा हो गया, मूर्तिकला, राजप्रसाद हो गया, स्तूप हो गया, ये सब स्तूप बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाए जाते थे। तो जो बुद्ध के अवशेष थे उनको रखने के लिए स्तूप बनाए गए। गुफाएं, नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफा आजीवक संप्रदाय को दी गई थी। तो आजीवक संप्रदाय को भी दी गई थी गुफाएं और नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाएं थी। नागार्जुनी की पहाड़ी और आजीवक संप्रदाय, क्योंकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के थे तो धर्म अपनाया था उन्होंने, तो उनको दी गई थी कौन सा, नागार्जुन पहाड़ियों की गुफा। मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, तो अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। अंतिम शासक बृहद्रथ और उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो उसके जो हत्या है सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ये उसी समय से कमजोर हो गया था जब अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उन्होंने हथियार त्याग दिया था, मतलब अब युद्ध का निर्णय उन्होंने त्याग दिया था। तो उसी समय से क्या हो गया था,
कमजोर हो गया था, शासन व्यवस्था कमजोर हो गई थी, लेकिन क्या है उनकी शक्ति उस समय भी थी तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे और इन्होंने ज्यादा प्रशिक्षण लिया नहीं था। उनके आगे जो वंशज थे बृहद्रथ, इन्होंने ज्यादा कुछ प्रशिक्षण लिया नहीं, तो इस प्रकार से उनका पतन होना शुरू हो गया। तो अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया। अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इससे शुंग वंश की स्थापना हुई। तो उनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? उसके सेनापति थे। इससे शुंग वंश की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ? शुंग वंश की स्थापना हुई। अब छोटा सा सार लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक है, गुरु चाणक्य है, महान शासक अशोक है। कलिंग युग 261 ईसा पूर्व में, अशोक का धर्म और पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना। पुराणों के अनुसार गुप्त वंश का उदय प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी के बीच हुआ। कहाँ? प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी। प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी। प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी के बीच हुआ। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में हुई। तो जो गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है? 3री शताब्दी में हुई है। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त शासन काल लगभग 240 से 280 ईस्वी तक रहा। तो श्रीगुप्त का शासन कब तक था? 240 से 280। पुराणों के अनुसार गुप्त वंश का उदय कब हुआ? प्रयाग में हुआ, साकेत और कौशाम्बी के बीच। प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी के बीच। प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी के बीच हुआ। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। श्रीगुप्त इसके संस्थापक है। कौन है? श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। शासन काल लगभग 240 से 280 यानी कि 40 वर्ष। 240 से 280 ईस्वी तक। इन्हें गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का पहला शासक किसे? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को पहला शासक माना जाता है। इसके बारे में जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से मिलती है। तो जो प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्रपत्र से इनकी जो है जानकारी मिलती है। किससे? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र। तो क्या याद रखना है इसमें? प्रयाग, साकेत और कौशाम्बी। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी। श्रीगुप्त 240 से 280। श्री प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र। तो श्री प्रभावती गुप्त पूना ताम्रपत्र से। अब घटोत्कच। घटोत्कच क्या है? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी है। घटोत्कच क्या है? श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी है। श्रीगुप्त की क्या है? उत्तराधिकारी है। शासन काल लगभग 280 से 320 ईस्वी तक। तो 280 से 320 ईस्वी तक यानी कि 40 वर्ष है ना। 280 से 300। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी क्या नाम है? घटोत्कच। अभिलेखों में इन्हें प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। तो अभिलेखों में से प्रथम गुप्त राजा कहा गया है? प्रथम गुप्त राजा कहा गया है? प्रथम गुप्त राजा कहा गया है? चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक है। ये कौन है? चंद्रगुप्त का। ये चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक। पहला तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कब से की थी? 240 से 280। फिर 280 से 230 तक 320 तक घटोत्कच ने की थी। और अब चंद्रगुप्त प्रथम आ गए 320 ईस्वी में। गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक है और घटोत्कच पहला राजा है और श्रीगुप्त ने स्थापना की है। इन्हें लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो इन्होंने क्या किया है? लिच्छवी की जो राजकुमारी है ना, कुमार देवी, उससे क्या किया? विवाह किया। कहाँ से? लिच्छवी की राजकुमारी। लिच्छवी की राजकुमारी। इस विवाह से गुप्त वंश की शक्ति बहुत बढ़ गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो इससे क्या हुआ? ये राजनीतिक विवाह था, मतलब राजनीति के लिए विवाह किया गया था। लिच्छवी की राजकुमारी से जब विवाह किया तो उसकी जो शक्ति है वो बढ़ गई। और फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने आप को महाराजाधिराज उपाधि धारण की। महाराजाधिराज उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत इन्हीं के समय मानी जाती है। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है 319 से 320 ईस्वी में मानी जाती है। तो गुप्त संवत महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम 320 के द्वारा किया गया है। लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की। राज्य प्रयाग, साकेत और मगध। प्रयाग, साकेत और मगध। प्रयाग, साकेत और मगध।
प्रयाग, साकेत और मगध। फिर आता है समुद्रगुप्त। गुप्त काल का नेपोलियन, इसे गुप्त काल का क्या बोला जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। इसे गुप्त काल का क्या बोला जाता है? नेपोलियन। किसे? समुद्रगुप्त को गुप्त काल का क्या बोला जाता है? नेपोलियन बोला जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी है। तो ये क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम के क्या है? पुत्र है और उत्तराधिकारी है। और क्या है? उत्तराधिकारी है। सिंहासनारोहण लगभग 340 से 350 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो सिंहासनारोहण लगभग 340 से 350 ईस्वी माना जाता है। समुद्रगुप्त की विशेषता क्या है? तो ये महान विजेता है, कुशल प्रशासक है, कला प्रेमी है, संगीत प्रेमी है। विजय अभियान, तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त उत्तरी भारत के 9 राज्यों को हराया। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त यानी कि जो उत्तरी भारत है उसके 9 राज्यों को हराया है। और दक्षिणापथ में दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया है। तो उत्तरी भारत जिसको आर्यावर्त कहते हैं उसे 9 राज्यों को, और दक्षिणी भारत जिसे कि 12 राज्यों को हराया। दक्षिणी पथ बोलते हैं इसे। इसलिए इतिहासकार इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्र स्रोत, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से। इसे हरिशेन ने लिखा था। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन, इलाहाबाद स्तंभ हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ हरिशेन। अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए इसके लिए विशेष अश्वमेध सिक्के जारी किए। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया और विशेष सिक्के भी जारी किए। कला प्रेमी, इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र मिलता है। तो समुद्रगुप्त जो है कला प्रेमी है और इनके जो सिक्के हैं उसमें वीणा बजाते हुए इनका चित्र मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त के पुत्र। शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी में। तो शासनकाल लगभग 375 से 415 ईस्वी में किए। इनका कब था शासनकाल? इनका था 340 से 350, 340 से 350, और इनका 375 से 415, 375 से 415। शक शासक रुद्र सिंह तीन को हराया। तो शक शासक रुद्र सिंह तीन को क्या किया? हराया। पश्चिम भारत पर अधिकार किया। और क्या किया? पश्चिम भारत पर क्या किया? अधिकार किया था। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को हराया, रुद्र सिंह तीन को हराया और पश्चिम भारत पर अधिकार किया। और क्या किया? पश्चिम भारत पर अधिकार किया। उपाधि, विक्रमादित्य महाराजाधिराज, विक्रमादित्य और महाराजाधिराज, विक्रमादित्य और महाराजाधिराज। विशेष बातें, इनके समय चीनी यात्री फाहान भारत आया। इसके समय चीनी यात्री फाहान भारत आया। गुप्त काल की समृद्धि का वर्णन किया। और गुप्त काल की जो समृद्धि होती है उसको क्या किया? वर्णन किया। इसके समय चीनी यात्री फाहान भारत आया। गुप्त काल की समृद्धि का वर्णन किया। कुमार गुप्त प्रथम 414 से 455, कुमार गुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी, कुमार गुप्त प्रथम 414 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है। तो कुमार गुप्त क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र है। 414 से 415। चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? 375। रुद्र सिंह तीन को हराया, पश्चिम भारत पर अधिकार किया, विक्रमादित्य उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और विशेष बात, चीनी यात्री फाहान भारत आया, गुप्त काल की समृद्धि का वर्णन किया। कुमार गुप्त द्वितीय का पुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, शासन में साम्राज्य स्थिर रहा। तो इन्होंने युद्ध ज्यादा नहीं किया लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने कुमार गुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जो है 455 से 467 ईस्वी है। 455 से क्या है? 467 ईस्वी है। और कुमार गुप्त का पुत्र है ये। अंतिम शक्तिशाली गुप्त शासक था। प्रमुख उपलब्धि, हुंडों के आक्रमण को रोका। किसने? स्कंदगुप्त ने। हुंडों के जो आक्रमण होते थे उसे रोका। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। तो जो सुदर्शन झील था ना उसका पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील जो मौर्य काल में था तो उसी का क्या किया? इसने पुनर्निर्माण कराया। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्त शासन व्यवस्था काफी संगठित की थी।
राजा जो थे सर्वोच्च शक्ति राजा के पास थी। मंत्री परिषद, महासेनापति सेना प्रमुख होते थे, महादंड नायक न्याय विभाग प्रमुख, महाप्रतिहार राज दरबारी का अधिकारी, भंडारगारिक यानी कि खजाना अधिकारी। तो महासेनापति को क्या बोलते हैं? सेना प्रमुख को महासेनापति कहते हैं। सेना प्रमुख को महासेनापति कहते हैं। न्याय विभाग को महादंड नायक कहते हैं। महादंड नायक कहते हैं। महादंड नायक कहते हैं। राज दरबार का अधिकारी महाप्रतिहार कहते हैं। महाप्रतिहार और खजाना अधिकारी भंडारागारिक। खजाना को भंडारगारिक, तो भंडार से खजाना, महाप्रतिहार से राज दरबार का अधिकारी, महादंड नायक से न्याय विभाग, महासेनापति से सेना। प्रशासन विभाग राज्य को कई भागों में बांटा गया था। देश या राष्ट्र, भुक्ति यानी कि प्रांत, विषय यानी कि जिला और ग्राम मतलब ग्राम। देश हो गया, भुक्ति विषय ग्राम, देश 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 भुक्ति विषय ग्राम। देश राष्ट्र भुक्ति प्रांत विषय जिला ग्राम, देश राष्ट्र भुक्ति प्रांत विषय जिला ग्राम, देश राष्ट्र भुक्ति प्रांत विषय जिला ग्राम, देश राष्ट्र भुक्ति प्रांत विषय जिला ग्राम। ग्राम प्रशासन, ग्राम का प्रमुख ग्रामिक, ग्राम का प्रमुख क्या है? ग्रामिक है। ग्राम का प्रमुख क्या है? ग्रामिक है। समाज, गुप्त काल में समाज 4 चरणों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 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 स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति पहले से कमजोर हुई। सती प्रथा का पहला प्रमाण इसी काल से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला प्रमाण इसी काल से मिलता है। स्त्रियों की स्थिति पहले से कमजोर हो गई थी गुप्त काल में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 चरणों में विभाजित हो चुका था। सती प्रथा का पहला प्रमाण इसी से मिलता है। अर्थव्यवस्था, कृषि मुख्य व्यवसाय था। किसान को उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था। व्यापार, प्रमुख व्यापारिक नगर पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, प्रयाग। विदेश व्यापार, रोम, चीन, दक्षिण एशिया। तो विदेश प्रमुख व्यापारी नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, प्रयाग। 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 विदेश व्यापार, रोम, चीन, दक्षिण एशिया। 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 श्रेणी, व्यापारी और कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहते थे। जो व्यापारी होते हैं और कारीगर होते हैं उसके संगठन को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ये बैंक की तरह भी काम करती है। ये क्या करती है? बैंक की तरह भी काम करती है। ये क्या करती है? बैंक की तरह भी काम करती है। व्यापारी और कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहते हैं। ये बैंक की तरह भी काम करती है। व्यापारी और कारीगरों के संगठन को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? बैंक की तरह भी काम करती है। क्या करती है? बैंक की तरह भी काम करती है। धर्म, गुप्त काल में मुख्य धर्म वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध और जैन। वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन। वैष्णव धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का क्या हुआ था? सबसे अधिक विकास हुआ था। साहित्य, इस काल में महान साहित्यकार हुए। कालिदास, भास, शूद्रक, विशाखदत्त भारवी। 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 कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश कुमार संभव। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश कुमार संभवम। कला, मूर्ति कला, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, जो सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा है वो। चित्रकला, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। विज्ञान, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली, पृथ्वी गोल है, ग्रहण का कारण बताया। वराहमिहिर, पंच सिद्धांत। तो आर्यभट्ट ने क्या बताया? दशमलव, पृथ्वी, ग्रहण का कारण।
आर्यभट्ट ने दशमलव, पृथ्वी गोल और ग्रहण का कारण, दशमलव, पृथ्वी गोल और ग्रहण का कारण। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिक और ज्योतिष और खगोल शास्त्री, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत और ज्योतिष और खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांत ज्योतिष और खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांत ज्योतिष और खगोल शास्त्री, पंच सिद्धांत ज्योतिष और खगोल शास्त्री। ब्रह्मगुप्त गणित में महत्वपूर्ण योगदान, वराहमिहिर पंच सिद्धांत ज्योतिष शास्त्री, ब्रह्मगुप्त गणित में महत्वपूर्ण योगदान। गुप्त काल स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य का विकास, विज्ञान का विकास, कला का विकास, समृद्ध अर्थव्यवस्था।